प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आज के वीडियो में विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे। और ये मॉडल पेपर बच्चों तैयार किया गया है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन लखनऊ द्वारा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मॉडल पेपर के माध्यम से आप सभी लोग अपने आप को पहचान पाते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, और अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसको आप सुधारने का मौका आपको मिलता है। तो वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उसको आप कॉपी पर नोट करते हुए जरूर चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन कहता है कि द्रव्यमान का MKS पद्धति में मानक मात्रक है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ग्राम, बी है किलोग्राम, सी है कुंटल और डी है टन। तो बच्चों द्रव्यमान के सभी मात्रक हैं, लेकिन कह रहा है कि MKS पद्धति में मानक मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक होता है किलोग्राम। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है सरल रेखीय गतिका, दोलन गतिका, घूर्णन गतिका या वृत्तीय गतिका। तो आपने घड़ी को देखा होगा, जो दोलन वाली घड़ी होती है उसमें एक पेंडुलम लगा होता है नीचे, जो एक निश्चित जो है गति में इधर उधर होता रहता है। तो ये किस प्रकार की गति होती है? ये बच्चों दोलन गति होती है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा सरल रेखीय गति, इसके कई उदाहरण आप समझ सकते हो, जैसे सीधी सड़क पर कोई कार जा रही हो, या आपका धागे पर चींटी चल रही हो, या आप सीधी सड़क पर साइकिल चला रहे हो। तो ये क्या है? सीधी रेखा में एक सरल रेखीय गति होती है। घूर्णन गति क्या है? जैसे हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, या लट्टू जो है अपने नोक पर घूमता है, तो ये घूर्णन गति होती है। वृत्तीय गति, जैसे पंखे के जो पर होते हैं वो घूमते हैं, तो वो वृत्तीय गति होती है। तो ऐसे उदाहरण आपसे पूछ सकता है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अब यहाँ पर आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर समझना है। नवीकरणीय क्या होते हैं? वह ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा। ये सभी क्या हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इसके अलावा आणविक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो जैसे पेट्रोल, डीजल या आपकी प्राकृतिक गैस जो होती हैं, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जो एक लिमिट में आपके होते हैं, कुछ समय के बाद ये नष्ट हो जाएंगे। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बच्चों है आपका राइट आंसर ए ऑप्शन, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, खंड सूर्य ग्रहण या खंड चंद्र ग्रहण। तो ऐसी स्थिति में बच्चों आंशिक चंद्र ग्रहण या खंड चंद्र ग्रहण होता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रव में ऊष्मा संचरण होता है। ये कई बार प्रश्न बच्चों समझाया हुआ है। द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है बच्चों संवहन विधि द्वारा। और चालन विधि से क्या होता है? तो ठोस गर्म होता है, या ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। या यूँ कह लें विकिरण विधि से। विकिरण विधि से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवतल दर्पण से आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होगी। तो सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बने, तो ऐसी स्थिति बच्चों होती है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, गुब्बारा या लकड़ी का टुकड़ा। अब ये सभी जो है उदाहरण आपके पर्यावरण से रिलेटेड हैं। कांच की छड़ या एबोनाइट की छड़ या फिर आपका गुब्बारा, फूला हुआ गुब्बारा, अगर आप उसको लेंगे तो थोड़ा सा अगर रगड़ेंगे तो वो आवेशित हो जाएगा और बालू या हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इनको आसानी से आवेशित किया जा सकता है। जैसे आप
कंघी है या पेन है उसको बालों में रगड़िए थोड़ी देर, और उसके बाद आप बालू के पास ले जाएंगे तो वो अपनी तरफ जो है बालू को आकर्षित कर लेगा, तो वो तुरंत क्या है आकर्षित हो जाता है। लेकिन वही लकड़ी का टुकड़ा आप लेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा या जल्दी आकर्षित नहीं होता है। तो डी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। इन तीनों ऑप्शन से बेहतर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? पुतली पर, रेटिना पर, कॉर्निया पर या आइरिस पर? तो रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अचुंबकीय पदार्थ है निकिल, सोना, कोबाल्ट या लोहा? तो अचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित ना हो, जैसे लकड़ी आपका हो गया, कांच हो गया। तो इसी प्रकार से सोना जो होता है ये अचुंबकीय पदार्थ होता है, ये चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता। जैसे निकिल, कोबाल्ट, लोहा ये सभी क्या है चुंबकीय पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दाब का मात्रक है न्यूटन मीटर, किलोग्राम, जूल, न्यूटन प्रति मीटर, यहाँ पर स्क्वायर होगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर है 11 का डी ऑप्शन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का फार्मूला आप याद रखेंगे, P बराबर होता है F/A, जहाँ F आपका क्या होता है, F आपका होता है बल, A आपका क्षेत्रफल होता है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से क्षेत्रफल का दाब का मात्रक बन जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके अलावा अगर बात करें जूल आपका कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक कमरे के भवन में स्थित कंप्यूटर नेटवर्क को कहते हैं? यानी भवन के एक कमरे में स्थित जो है या भवन में स्थित जो कंप्यूटर होता है, नेटवर्क होता है, उसको क्या कहते हैं? लॉन, वैन या DEW या URL? तो ये बच्चों होता है लॉन इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, और लोकल एरिया नेटवर्क एक ऑफिस या एक कमरे तक सीमित होता है। इसके अलावा वैन जो होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये एक ऑफिस या दूसरे ऑफिस या एक शहर तक मतलब जो है फैला हुआ होता है। तो ए ऑप्शन सही है। 13 नंबर प्रश्न है, बिजली के प्लग एवं स्विच बनाने में प्रयोग होने वाला प्लास्टिक है? तो कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। प्लग एवं स्विच बनाने के लिए बैकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। पॉलीथीन से थैलियाँ बनाई जाती हैं, पॉलीप्रोपिलीन से आपका जो है पाइप बनाए जाते हैं, टेफ्लॉन से नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सूचक यानी इंडिकेटर नहीं है? तो सूचक वह पदार्थ होते हैं बच्चों जिनसे अम्ल और क्षार की पहचान होती है, तो वह इंडिकेटर होते हैं, सूचक होते हैं। तो कौन सा पदार्थ है जो इंडिकेटर नहीं है? लिटमस पेपर ये होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनाफ्थलीन ये भी होता है, एंटासिड जो होता है ये आपका नहीं होता। तो राइट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा डी ऑप्शन एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? इसमें कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम, आर्गन, और ऑप्शन जो नीचे दो दिए गए हैं क्रिप्टॉन और नाइट्रोजन। तो इसका बच्चों डी ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन जो है ये आपकी अक्रिय गैस नहीं होती। 16 नंबर प्रश्न है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, सी ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का, क्रोमियम का, टिन का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के जो है विद्युत लेपन किया जाता है। विद्युत लेपन का मतलब होता है कि एक परत चढ़ा दी जाती है, जैसे लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसी प्रकार से एल्युमिनियम के ऊपर जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है, इसी को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक है जूल, कूलाम, वोल्ट या एम्पियर? तो वोल्ट जो होता है ये विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, कूलाम आवेश का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है? तो ये बच्चों फेरस होता है, जो लोहा होता है ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, सी ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हीरा क्या है? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यौगिक या तत्व? तो हीरा बच्चों होता है तत्व, डी ऑप्शन सही है। इसके अलावा हीरा जो है ये बच्चों कार्बन का अपरूप होता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 21 नंबर प्रश्न है, फोटो फिल्म के निर्माण में प्रयोग होता है सेलुलोज एसीटेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, सेलुलोज फास्फेट या एसिटिक एसिड?
तो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल होता है, एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, तरल सोना किसे कहते हैं? दूध, पेट्रोलियम, पानी या रक्त? तो तरल सोना बच्चों कहते हैं पेट्रोलियम को। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, मैलियस, इंकस या फीमर? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपीज, और सबसे बड़ी हड्डी जो पाई जाती है वो फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑक्सिन है जंतु हार्मोन, पादप हार्मोन, औषधि या उत्सर्जी पदार्थ? तो ऑक्सिन बच्चों होता है एक प्रकार से पादप हार्मोन्स। बी ऑप्शन सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरित लवक रहित पौधे का समूह है। हरित लवक मतलब है पर्णहरित नहीं होता जिसमें, यानी क्लोरोफिल जिसमें नहीं पाया जाता है, ऐसा पौधों का समूह कौन सा है? शैवाल, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी या आवृत बीजी यहाँ लिखा है। और बी ऑप्शन है कवक। तो बच्चों कवक जो होता है, आपने कुकुरमुत्ता देखा होगा, ये एक प्रकार का कवक होता है। इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते, लेकिन होता एक पौधे का समूह है। तो बी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान होती है किंतु कार्य में अंतर होता है, क्या कहलाते हैं? समजात अंग, संवृत्त अंग, जीवाश्म, अवशेषी अंग? तो ये बच्चों कहलाते हैं समजात अंग। वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान होती है किंतु कार्य में अंतर होता है, वे समजात अंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑक्सीकरण के उपरांत उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में किस अणु के रूप में संचित होती है? तो ये बच्चों संचित होती है एटीपी के रूप में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्षा ऋतु में सुबह के समय कुछ शाकीय पौधों पर किनारे की ओर जल की बूंदें दिखाई देती हैं, इसका कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन, बिंदुस्राव, प्रकाश संश्लेषण? तो इसका बच्चों महत्वपूर्ण कारण होता है बिंदुस्राव। सी ऑप्शन सही है। ये कक्षा 7 की किताब में सेम इसी प्रकार से प्रश्न दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, आपका आ सकता है प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटा पुष्प होता है रेफ्लेसिया, उल्फिया, आर्किड या सेव? तो सबसे छोटा पुष्प बच्चों होता है उल्फिया का, इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी? ऑप्शन जो है सी दिया गया है डी, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो होता है बच्चों डी। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, एक ट्रिक होती है ADEK, अधिक इसको पढ़ सकते हो ADEK, इसको अधिक पढ़िए। क्या पढ़ेंगे? अधिक। अधिक ये क्या होती है? ये बच्चों वसा में घुलनशील विटामिन के नाम होते हैं, और शेष जो बचे आपके बी और सी, ये आपके जल में घुलनशील पदार्थ होते हैं। तो वसा में घुलनशील कौन है? तो डी आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन बच्चों इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, BCG का टीका लगाया जाता है 6 सप्ताह की उम्र में, 9 माह की उम्र में, 6 से 5 वर्ष की उम्र में, या फिर जन्म के समय? तो BCG का बच्चों टीका जो है ये टीबी से बचाने के लिए लगाया जाता है, और ये जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म के 24 घंटे के अंदर जो है BCG का टीका लगा दिया जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। 32 नंबर प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैमार्क, मेंडल, लैंड स्टीमर या रॉबर्ट हुक? तो लैंड स्टीमर ने जो है इसकी खोज की थी रक्त समूह की, तो इसका सी ऑप्शन सही है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का जननांग है? पौधे का जननांग कौन सा है? जायांग, पुंकेसर, पुमंग या बाह्यदल? तो बच्चों जो पौधे के मादा अंग होते हैं, जो पौधे का मादा अंग होता है वो जायांग होता है। हालांकि ये सारे पुष्प के भाग होते हैं। पुष्प के भाग में जो जायांग होता है वो आपका मादा जननांग होता है, और जो पुंकेसर होता है वो आपका इस जो है नर जननांग अंग होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोही नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं, ये बच्चों पाई जाती हैं राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र में। सी ऑप्शन सही है। 35 नंबर प्रश्न है, CPU का पूरा नाम है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कमांड प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कलर प्रोसेसिंग यूनिट?
तो CPU ये कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। सिस्टम में जो है CPU होता है, मॉनिटर होता है और आपका माउस होता है, कीबोर्ड होता है, 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो CPU का फुल फॉर्म होता है बच्चों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है बच्चों। और ये बच्चों आपके रहे विज्ञान के 35 प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ये 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और हमारे चैनल का सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।